हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आया हूँ। और ये वीडियो मैं लेके आया हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, बिकॉज बहुत से सब्सक्राइबर्स को मैंने देखा है जब वो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं या फिर जब वो मेरे से बात करते हैं तो वो रिसर्च प्रपोजल को और रिसर्च सिनॉप्सिस को बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। रिसर्च प्रपोजल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड सिनॉप्सिस रिसर्च सिनॉप्सिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो जो ये हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, रिसर्च प्रपोजल की जगह रिसर्च सिनॉप्सिस और रिसर्च सिनॉप्सिस की जगह रिसर्च प्रपोजल यूज़ करते हैं, वो अब हम नहीं करेंगे और हम एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रख करके जो है वर्ड्स का चुनाव करेंगे कि हमें कब प्रपोजल बोलना है और कब सिनॉप्सिस बोलना है। बिकॉज एक रिसर्च स्कॉलर को या एक ऐसे कैंडिडेट को जिसने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा हुआ है, उसको जो है रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च सिनॉप्सिस के बारे में पता होना चाहिए। उनके बीच में जो कोर डिफरेंस है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू discuss on this topic. So before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. और साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट researchphd.in पे रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहिए। इसमें हम पीएचडी एंड रिसर्च सेक्शन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको हम जो भी रिसेंट पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस आई होती हैं उससे रिलेटेड आपको अपडेट देते रहते हैं। करियर कॉर्नर में हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स के जो भी रीसेंट वैकेंसीज होती हैं उनके बारे में बताते हैं। क्विजेज़ में हम डेली क्विजेज़ जो है अपलोड करते हैं, जिससे आपकी रिसर्च की नॉलेज ब्रशअप हो। चाहे आप कितने भी पुराने हो जाओ, रिसर्च की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज आपने पीएचडी की हुई है और आपको अच्छी नॉलेज, सॉलिड नॉलेज होनी चाहिए उसकी। साथ ही साथ लर्निंग सेक्शन में पीडीएफ्स वगैरह हम अपलोड करते रहते हैं, और इस वीडियो की भी मैं प्रॉपर एक पीडीएफ मैंने बनाई हुई है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के ऑन एयर होने के 1 घंटे बाद। ठीक है, वीडियो चैनल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं जो आपके मन में अक्सर आते हैं, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, रिसर्च पेपर कैसे बनाना है, या जो बहुत कॉमन इंटरव्यू कैसे देना है, कोर्स वर्क में क्या होता है, ये सारी की सारी आपको वीडियोस वीडियो चैनल वाले टैब में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट में आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं, और ब्लॉग पोस्ट में हम रीसेंट ब्लॉग्स कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो हम अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है सक्सेस क्लासेस, और टेलीग्राम पे भी रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस से आप सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का, वेबसाइट का, फेसबुक पेज का, एज वेल एज टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, वैसे तो मैंने इसकी प्रॉपर एक पीडीएफ बनाई हुई है, एक स्लाइड बनाई हुई है जिसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। पर मैं ये आपको वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करने वाला। अगर इतना ही होता तो वीडियो बनाने में कोई फ़ायदा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं लर्निंग टैब में जा करके हमारी वेबसाइट में। पर जो कोर असेंस है, जो मुझे बताना चाहिए, जो मैं बताना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। रिसर्च प्रपोजल हम सब जानते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि हम लोग अक्सर यूज़ करते रहते हैं जब भी हम पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं। कि जो भी कैंडिडेट होता है जिसका नेट जेआरएफ जो क्लियर नहीं होता, उसे एंट्रेंस देना पड़ता है, और जिसका नेट जेआरएफ क्लियर होता है वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम्प्टेड होता है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। उसके बाद उसको बनाना पड़ता है रिसर्च प्रपोजल, है ना। प्रपोजल की स्पेलिंग हो गई है प्रोपोजल, है ना। चलिए, ये बनाना पड़ता है आपको। अब इसमें होता क्या है, इसमें मेन कंटेंट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस दी हुई है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको इस रिसर्च प्रपोजल में आपको बनाना क्या होता है। इसमें बनाना होता है आपको अपना टाइटल। सबसे पहले तो आपको एक टाइटल जो है चूज करना है, एंड दैट टाइटल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे टोटल वो डिपेंड करता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हमें टॉपिक बता दीजिए, आप ही सजेस्ट कर दीजिए। नहीं, आपको इसके साथ अपनी आगे आने वाली पीएचडी जर्नी को कंप्लीट करना है। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, आप ये सोचिए, अगर आपको इस पर इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या आप अपना 100% दे पाएंगे इसमें? नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि इट इज़ रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अंदर भी, जैसे कि हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट है, उसके अंदर मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। उनमें से किसी एक को चुनिए और उसका लिटरेचर रिव्यू करना चालू करिए, है ना। लिटरेचर रिव्यू मतलब उससे रिगार्डिंग और कौन कौन सी रिसर्च हुई है। आपके अंदर ना वो साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है, कि आप सोचो कि क्या इसमें हो सकता है, उसकी प्रीवियस रिसर्च 5 साल पहले हुई थी, अभी करंट सिनेरियो में इसकी क्या पोजीशन है, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सोचनी है, अपने दिमाग को और अच्छी तरीके से क्रिटिकली आपको अपग्रेड करना है, और सोचना है कि क्या ये रिसर्च गैप मेरे को आइडेंटिफाई हो रहा है। इसके लिए आपको कभी घबराना नहीं है कि पढ़ने से।
क्योंकि आपको जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेज हुई उनको आपको डेप्थ में पढ़ना होगा, उसमें रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करने होंगे। रिसर्च गैप क्या होता है, आपने उसको पढ़ा, अरे यार ये तो बहुत पुराना लग रहा है, इसको हम ऐसे, जैसे कि आप मूवीज़ देखते हैं ना, नई नई मूवीज़ आती हैं, उनका उनको जैसे कि अभी वरुण धवन और सारा अली खान की आ रही है कुली नंबर 1, वो पुरानी कुली नंबर 1 थी, गोविंदा और करिश्मा कपूर की। अब उसमें नया ट्विस्ट ला करके द स्टोरी विल ऑलमोस्ट बी सेम, पर कुछ नया ट्विस्ट ला करके कुछ अच्छी तरीके से और एंटरटेनमेंट भर करके वो जो है रिलीज होगी। सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो रही है। आप सोच सकते हो कि ये चीज़ पुरानी हो चुकी है, चीज़ें टाइम टू टाइम बेसिस पे टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड हो रही है, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, अब उसके अकॉर्डिंगली आज के सिनेरियो में ये चीज़ कैसे होगी। आप बहुत तरह की रिसर्च कर सकते हो, आप फंडामेंटल रिसर्च कर सकते हो, आप एक्शन रिसर्च कर सकते हो, आप अप्लाइड रिसर्च कर सकते हो, बहुत सारे रिसर्च जो कि हम रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं वो सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपर्टाइज, ऑन द बेसिस ऑफ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। चलिए, अब इसके अलावा अब प्रपोज रिसर्च क्वेश्चंस आप फाइंड आउट करते हो, है ना, जैसे कि आपने रिसर्च गैप्स किए, उसके बाद मैं एक ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि अब चाहे आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो चाहे नहीं हो, आप सभी लोगों का प्रपोजल तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। इसी बेसिस पे आपको मैं दोनों के बीच में डिफरेंस समझा पाऊंगा, रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च सिनॉप्सिस में क्या अंतर होता है। इसके अलावा रिसर्च आपका प्रपोज रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं कि जो भी आपने रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई किए उनको एक क्वेश्चन का फॉर्म लेके आओ, यू हैव टू फाइंड आउट एन आंसर, है ना। और उस आंसर को फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सी प्रपोज रिसर्च मेथडोलॉजी यूज करने वाले हो, व्हाट विल बी द रिसर्च डिजाइन, व्हाट विल बी द डाटा सोर्स, व्हाट आर द टूल्स you are using for data collection, how you are going to analyze the data, ये सब आपको यूज़ करना है। और इसके लिए आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए रिसर्च की, रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर आपके पास नॉलेज है, या आपने जो बैचलर्स और मास्टर्स में रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ी है जो कि बेसिक्स हैं उसकी भी नॉलेज है आपके पास, तो भी आप जो है अच्छी तरीके से अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी, मतलब किस तरीके से आप कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करने वाले हो जिससे आप अपने क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर सको। इसके अलावा व्हाट विल बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ फील्ड वर्क। बहुत से बच्चे ये कहते हैं सर सेकेंडरी सोर्स हम यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंडरी सोर्स अगर आप यूज़ कर भी दोगे तो यू विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाओगे, बिकॉज सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी और ने इकट्ठा की एंड यू आर यूजिंग इट इन योर रिसर्च। तो प्राइमरी कैसे आप उसको इकट्ठा करने वाले हो, आप किस तरीके से क्वेश्चन बनाने वाले हो, व्हाट विल बी दी फॉर्मेट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। इसके अलावा मेजर राइटिंग्स क्या है, क्या क्या आपने कहा, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं आपने इससे रिलेटेड जिससे आपने रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई किया, वो आपको पता होनी चाहिए। वो मेजर राइटिंग्स आप लिखोगे रिसर्च प्रपोजल में। इसके अलावा आपने कोई पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस है आपके पास, या आपने कोई पब्लिश किया हुआ है। कई बार हम अपने मास्टर्स लेवल पे जो है रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, या हमने कोई रिसर्च पेपर लिखा हुआ है उससे रिलेटेड, उसी स्ट्रीम या उसी फील्ड से रिलेटेड, तो उसको भी आपको मेंशन करना है ना। या और कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड की है, वो सारी की सारी चीज़ें आप रिसर्च प्रपोजल में लिखते हो। मैंने एक स्पेसिमेन के साथ इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। तो ये है प्रपोजल। अब ये जो आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। अभी प्रिलिमिनरी नॉलेज हम लोग, अभी जब आप मान लो कि हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, हम कोई गाइड के संपर्क में नहीं आए, हमने कोर्स वर्क भी नहीं किया हुआ, तो हमारे पास कंपेरेटिव तो नॉलेज कम है ना। एक ऐसे इंसान से अगर अपन कंपेयर करें जिसने कोर्स वर्क किया हुआ है, जो एक अच्छे गाइड के कांटेक्ट में है, जो एक अच्छा गाइडेंस इसको मिल रहा है, तो उसको बट नेचुरली ज़्यादा नॉलेज होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक्सपर्टाइज, अपनी नॉलेज, अपनी मेथड्स, अब हमें पता भी नहीं है कि जब कोर्स वर्क हम करने वाले हैं हम क्या क्या सीखेंगे। जैसे कि हमारा जो कोर्स वर्क हो उसमें हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, या हमने जो बेसिक्स बुक पढ़ी है उसमें हमने सिर्फ एक छोटा सा थ्योरेटिकल या एक दो न्यूमेरिकल कर लिए काय स्क्वायर टेस्ट के। हमको रिसर्च मेथडोलॉजी जब हम कोर्स वर्क में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे हम काय स्क्वायर टेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हो फाई कोएफिशिएंट में, कैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो कोएफिशिएंट बाय कंटिंजेंसी। ये सब चीज़ें ताज़ा तक मुझे याद है बिकॉज कोर्स वर्क में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, है ना। जो एनोवा हम यूज़ करते हैं, या उसको किस तरीके से 2 वे एनोवा यूज़ करना है, कौन कौन सी उसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम कोर्स वर्क में सीखेंगे। तो बट नेचुरल है, हम जो यहाँ पे हमने जो रिसर्च मेथडोलॉजी रिसर्च प्रपोजल में जो बनाई है, उसके बाद उसके बेसिस पे हमने इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू अगर हमारा अच्छा गया उसके बेसिस में हम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है। उसके बाद क्या होता है, हम सब जानते हैं कि हमारा कोर्स वर्क चालू हो जाता है। कोर्स वर्क चालू करने के बाद हमें एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद जब आप कोर्स वर्क में आपको और इन डेप्थ नॉलेज मिल जाती है, और आई विल गारंटी यू कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स वर्क करते हो, ठीक है। या आप बुक्स पढ़ते हो, मैंने आपको बताया था CR कोठारी और रंजीत कुमार की जो बुक्स होती हैं, ये आप अगर पढ़ोगे तो इसको आपका बहुत कुछ आपको इनसाइट पता चलेगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप मॉडिफिकेशंस करोगे। अरे यार मैंने तो सोचा था अपने रिसर्च प्रपोजल के दौरान मैंने लिखा था कि मैं इसको जो है क्वेश्चनियर डेवलप करूँगा,
इन ऑर्डर टू कलेक्ट डाटा। पर अब मैं यहाँ पे इन फोकस इंटरव्यू भी कर सकता हूँ। मतलब यू विल फाइंड समथिंग न्यू। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का आपने कोई एक सिंपल सा फंडा आपने समझा था, है ना, कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करेंगे टी टेस्ट से। तो पर हमें विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज दैट वी एक्वायर्ड ड्यूरिंग आवर कोर्स वर्क, ड्यूरिंग व्हेन वी कॉन्टैक्ट विद आवर गाइड, तो हमें बहुत कुछ नई चीज़ें पता चली। तो हमें पता चला कि यार हम यहाँ पे जो है जेड टेस्ट भी लगा सकते हैं। मतलब हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है। उसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रपोजल में क्या करेंगे, हम अपने प्रपोजल में करेंगे मॉडिफिकेशंस। कई बार तो ऐसा होता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल पूरी तरीके से पूरा आपका रिसर्च पेपर पूरी तरीके से किनारे कर देते हैं आपके गाइड, और एक नया टॉपिक आपको देते हैं आपके एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंगली, और फिर बोलते हैं कि आप इसके ऊपर वर्क करो। तो जो भी आपने मॉडिफिकेशंस की हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में, ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज दैट यू गेन ड्यूरिंग कोर्स वर्क, या ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द गाइडेंस ऑफ योर सुपरवाइजर, आप अपने रिसर्च प्रपोजल में क्या करने वाले हो, मॉडिफिकेशंस करने वाले हो, कुछ नया ऐड ऑन करने वाले हो। कैसे ये ऐड ऑन हुआ, बिकॉज जब हम रिसर्च प्रपोजल बना रहे थे तो हम इतने ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं थे, हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। पर जब हमने कोर्स वर्क पढ़ा, हमें और डेप्थ में चीज़ें पता चली, हम कोर रिसर्च के बारे में पता चला, हमारे गाइड ने हमें अच्छे तरीके से गाइडेंस दी, तो हम अपने रिसर्च प्रपोजल में क्या करेंगे, मॉडिफिकेशंस करेंगे कि यार इस तरीके से भी हम अपने क्योंकि यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल में हर वर्ड के आगे आप देखो क्या लिखा हुआ है, प्रपोज रिसर्च क्वेश्चंस, प्रपोज्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्यों? बिकॉज इट इज़ प्रपोज्ड नाउ, है ना। जब आपको नॉलेज मिल जाएगी कोर्स वर्क में और आपकी गाइडेंस जब आपको मिलेगी आपकी गाइड की, तो आप इसमें मॉडिफिकेशंस करने वाले हो। और जब आपको मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा, तो मॉडिफिकेशंस के बाद जो सामने आएगा उसे बोलेंगे हम रिसर्च सिनॉप्सिस। मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आया होगा। रिसर्च प्रपोजल आप प्रीलिमिनरी स्टेज पे बना रहे हो जब आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर जब जैसे जैसे नॉलेज मिलता रहेगा आपकी गाइड बोलेंगे नहीं नहीं यार ये मेथोडोलॉजी बिल्कुल तुमने गलत चूज़ किया, हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद जो है वो आपको आपका जो भी प्रपोजल में करेक्शंस करने हैं, जो भी नॉलेज और डालनी है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी वो ऐड ऑन करेंगे, उसके बेसिस पे फिर आपका रिसर्च सिनॉप्सिस बनेगा, और उस रिसर्च सिनॉप्सिस के बेसिस पे आप अपनी आगे जा करके डिजर्टेशन बनाओगे। उसके बेसिस पे जो डिजर्टेशन बनेगा, उसके बाद आपका जो है प्री सबमिशन वाइवा या जो भी आगे का प्रोसेस होता है वो होगा। सो दिस इज द मेन कोर डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड सिनॉप्सिस। प्रपोजल इज बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी एंड इनिशियल स्टेज ऑफ कैंडिडेट जो वो बनाता है, जो अब अपनी नॉलेज जितनी उसको नॉलेज उस टाइम पे है, जितनी उसको रिसर्च की नॉलेज या रिसर्च की स्किल्स हैं एट द वेरी बेसिक लेवल, उसके बेसिस पे वो बनाता है। और जो आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, इंटरव्यूअर जो होता है, जो इंटरव्यू में बैठा रहता है, वो बस ये जानना चाहता है कि वो आपको उस तरीके से नहीं मार्क्स देता कि एक एक्सपर्ट के पास क्या होना चाहिए ना, वो आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसने सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा हुआ है या बैचलर्स और मास्टर्स में रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी हुई है, उसको किस तरीके से उतने ही नॉलेज को ही वो किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है। अगर आपने उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया, उसके बेसिस पे अच्छी तरीके से आपने आंसर्स दिए, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। यही तो फंडा है कोर इंटरव्यू का। वो आपसे नहीं बोल रहे कि उनको पता है कि ये जो मेथड ये यूज़ कर रहा है ना, इससे और बहुत सारे अच्छे मेथड्स भी हैं जो वो यूज़ कर सकता है, पर वो ये जानना चाहते हैं कि जो आपने अपने लेवल पे जो मेथड यूज़ किया उसको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद शॉर्टलिस्ट होगी, उसके बाद जो है वो आपको ब्रशअप करेंगे, बिकॉज वो एक ऐसे इंसान को अपने अंडर एज अ रिसर्च स्कॉलर रखना चाहते हैं जिसके पास बेसिक नॉलेज है और वो बेसिक नॉलेज इम्प्लीमेंट करना जानता है, और उसके ऊपर अगर वो काम करेंगे और उनको हाई लेवल नॉलेज देंगे, तो वो जो है अच्छी तरीके से अपना रिसर्च सिनॉप्सिस बना सकता है। रिसर्च सिनॉप्सिस बनाने के बाद जो है वो अपना जो फाइनल डिसर्टेशन होता है, जिसके बेसिस पे आपको जिसको सबमिट करके और वाइवा दे करके आपको डॉक्टरल डिग्री मिलती है, वो कर सकता है। तो इसीलिए यही जो होता है क्रक्स होता है रिसर्च प्रपोजल का, रिसर्च सिनॉप्सिस का। तो अब आगे जाकर के जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है उनको मैं सबको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जितना भी आप बना रहे हो, जितना भी आपने पढ़ा है बैचलर्स मास्टर्स में रिसर्च एप्टीट्यूड नेट JRF में, उसको ही अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करके अपना प्रपोजल बनाइए, उसको अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट करिए इंटरव्यू के सामने, और कॉन्फिडेंस के साथ करिए, नॉलेज के साथ करिए, बिकॉज वो आपको एक हाई लेवल इंसान के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आपके लेवल पे ही आपको कंपेयर किया जाएगा कि आप जितना आपको नॉलेज है, आप कितना अच्छी तरीके से आप उसको जो है प्रेजेंट कर पाते हो। सो दिस वाज दी
डिफरेंस बिटवीन रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च सिनॉप्सिस। तो ये मैंने आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा इन दोनों का डिफरेंस। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है, रिसर्च प्रपोजल के बारे में, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देता हूँ। आप अच्छी तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस जो है वो इस वाली वीडियो देख करके आप एक स्पेसिमेन के साथ एक रिसर्च प्रपोजल बना पाएंगे। और सिनॉप्सिस जो है वो आपको रिसर्च सिनॉप्सिस का आइडिया, रिसर्च सिनॉप्सिस की गाइडेंस आपको देंगे आपके गाइड। आप जब अपनी कोर्स वर्क कर लोगे उसके बाद वो मॉडिफिकेशंस करेंगे, तो वो उनकी ड्यूटी है, ठीक है, कि वो किस तरीके से आपको आपके प्रपोजल में और जो है नॉलेज डाल करके और अच्छे अच्छे मेथड्स आपको बता करके जो है आपका जो फाइनल डिसर्टेशन बनाते हैं। सो ये जो पूरी पीडीएफ है जो है ये मैं आपको लर्निंग सेक्शन अपनी वेबसाइट में डाल देता हूँ, जिसको अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं इम्पॉर्टेंट लिंक्स भी आपको दे देता हूँ, जैसे कि मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट दे देता हूँ आपको, जिससे आपको अगर कोई डाउट है किसी भी वीडियो के ऊपर तो आप उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको उसका जो है डाउट जो आंसर है या जो सॉल्यूशन है या जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है वो आप देख सकते हो और अपनी जो डाउट को आप जो है सॉल्व कर सकते हो। तो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑन द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च सिनॉप्सिस। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी होगी और इसको शेयर करें जिससे जितने ज़्यादा लोग के पास ये पहुंचना चाहिए वो पहुंचे, और जो ये डिफरेंस है और जो इंटरचेंजेबली वर्ड यूज़ करते हैं रिसर्च प्रपोजल रिसर्च सिनॉप्सिस वो यूज़ नहीं करें, और जहां जो वर्ड यूज़ करना है उसको वहीं यूज़ करें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल लाइक्स इन कमेंट्स जो आप करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।